हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के बाघ टाइगर रिजर्व के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उससे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो हमारा देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, ये किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। यदि भारत में कुल टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व की बात जो है 58 टाइगर रिजर्व है। जो 58 टाइगर रिजर्व जो माधवगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, ये टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में आते हैं? तो ये असम में आते हैं। और असम की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी दिसपुर होती है और दिसपुर में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आगे आगे हमारा नामदफा, पक्के और कामलंग, ये जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं ये किस प्रदेश में आते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आते हैं और ये भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। यानी भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश का नाम क्या है? तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पहले सूर्य जो उगता है सबसे पहले यहीं पे उगता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है किस प्रदेश में आता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आता है। वाल्मीकि जो वन्य जो अभ्यारण्य है ये बिहार है और बिहार का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व है जो हमारा क्या नाम है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंद्रावती और अचनक मार, और ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर आते हैं? तो छत्तीसगढ़ में आते हैं। उदंती और सीता नदी जो है किस में आते हैं? तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो भारत का जब जो है 53वां जो है टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो इसका नाम गुरु घासीदास है और ये भी छत्तीसगढ़ में आता है। पलामू किस में आता है? तो ये झारखंड में आता है। दंपा जो हमारा टाइगर रिजर्व है जिसको हम लोग दंपा भी बोलते हैं, ये किस में आता है? तो ये मिजोरम में आता है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये किस में आता है? तो राजस्थान में आता है। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ भी जो विषधारी है ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और ये किस प्रदेश में आता है? तो राजस्थान में आता है। और देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम क्या है? राजस्थान है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी हैं। ठीक है, बांदीपुर, भद्रा और नागारोल, ये जो हमारे टाइगर रिजर्व है किस में आते हैं? तो कर्नाटक राज्य में आते हैं। दांडेली, अंशी या इसको काली भी कहते हैं, ये भी कर्नाटक में ही आता है। बेलीगिरी, रंगनाथ, ये सब किस में आते हैं? तो कर्नाटक में ही आते हैं। पेरियार और परम्बिकुलम, ये किस में आते हैं? तो ये केरला में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा टाइगर रिजर्व है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, ये मध्य प्रदेश में आते हैं। इंदिरा, प्रियदर्शनी और पेंच जो है ये भी मध्य प्रदेश में आते हैं। सतपुड़ा, संजय, दुबरी, ये भी किस में आते हैं? तो मध्य प्रदेश में आते हैं। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर, ये महाराष्ट्र में आते हैं। तड़ोबा, अंधेरी, नवेगांव और नागजीरा, ये किस में आते हैं? तो महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। जिम कार्बेट जो है देश का सबसे पहला जो है हमारा गौ उसको क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व है और ये और राजा जीविका है तो ये उत्तराखंड में ही है। सुंदरबन बुक्सा, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। कवल और अमराबाद जो है ये तेलंगाना में है।
सिमलीपाल और सतकोसिया जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये किस में आते हैं? तो उड़ीसा राज्य में आते हैं। ठीक है। कालकड़, मुदुनथुरई, अन्नामलाई, ये कहाँ आते हैं? तो तमिलनाडु में आते हैं। मधुमलाई, सत्यमंगलम, ये भी तमिलनाडु में ही आता है। श्रीविल्लिपुतूर, मेघामलाई, ये देश का 51वां टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पे आते हैं? तो तमिलनाडु में आते हैं। ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में कहाँ पाए जाते हैं? तो 18 राज्यों में जो है बाघ पाए जाते हैं। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं। उसी प्रकार बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। आगे, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये फ्रेंड्स 58 है, मिस्टेक हो गया है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व संख्या कितनी है? तो 58 है। ठीक है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट है और इसे 1 अप्रैल सन 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के समय जो है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या लिखा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में है और उसका नाम क्या है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, यानी देश का सबसे बड़ा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये किस प्रदेश में आता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है। आगे, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में आता है और उसका नाम क्या है? तो बोर टाइगर रिजर्व सबसे जो है छोटा टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट रिजर्व है सबसे बड़ा है, यानी बाघ जो है सबसे ज़्यादा किस जो है टाइगर रिजर्व जी जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जिम कॉर्बेट रिजर्व है उसमें सबसे बड़ा है उनका बाघों की संख्या। ठीक है। आगे आगे हमारा है कि कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहते हैं? तो जो कैलाश सांखला जी हैं उन्हीं को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे भारत की जनगणना के बारे में कि जो जनगणना 2011 में हुई थी उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे। जैसे भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो है किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहाँ के जो हमारे शासनकाल था उनका किनका कार्यकाल था? तो उनका नाम लॉर्ड मेयो था और उस समय जो है अस्थायी जनगणना हुई थी। ठीक है। लेकिन उसके कुछ समय बाद देश में नियमित जनगणना जो है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो वायसराय थे हमारे थे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है 1881 ईस्वी में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है किस सन को कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी में जो है जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहलाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है किस सन को कहते हैं? तो सन 1951 ईस्वी को जो है लघु विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हम लोग जनगणना के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। जनगणना विषय ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। यानी जनगणना जो है अनुसूची में बात करेंगे तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। उससे कुल अनुसूचियों की बात करेंगे तो 12 अनुसूची हैं। ठीक है। जनगणना की अवधि कितनी होती है? तो प्रत्येक जो है 10 साल के वर्ष पर जो है जनगणना होती है। फिलहाल जो है 2011 की जनगणना हुई थी। अब अभी इस समय जो है जनगणना नहीं हो पाई है। जनगणना के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। हिंदी की बात करेंगे तो इसको हम लोग जनांकिकी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना का क्रम क्या है?
तो देश की 15वीं है और स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना। यानी आपसे पूछ सकता है कि जिस समय जनगणना स्टार्ट हुई उसमें इस समय कुल टोटल 2011 जो है कितनी संख्या है, तो उनकी जो है 15वीं संख्या है। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जनगणना की कितनी संख्या है, तो 7वीं जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है ये इसका आदर्श वाक्य है। और इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते थे, तो 29 प्रश्न जो है पूछे जाते थे। ठीक है, जनगणना का शुभंकर क्या है, तो इसका नाम जो है प्रगण शिक्षिका जो है इसका जो है शुभंकर है। आगे, प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है किसको बनाया गया था, तो डब्ल्यू प्राउडेन को जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी, जो 1949 से 1953 ईस्वी में इनका जो है शासन था। ये स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम जो है सी चंद्रमौली थे, जो हमारे 2011 के जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। और हाल ही में जो है भारत का जो बिहार राज्य है ये जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला हमारा राज्य है भारत का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें कुल कितनी जनसंख्या थी, तो लगभग 121 करोड़ ये जो है जनसंख्या थी। भारत में विश्व का कितना भाग है जनसंख्या के, तो 17.5% जो है पूरा विश्व में भारत का भाग है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि पुरुष में उसकी कितनी जनसंख्या थी, तो 62.32 करोड़ जो है उस समय पुरुष की जनसंख्या थी। महिला जनसंख्या कितनी थी, तो 58.75 करोड़ जो है जनसंख्या थी, जो देश की जनसंख्या का लगभग 48.53% और पुरुष जो है 51.47% जो है ये निवास करती है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64%। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है 80.9% है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो उसका जो परसेंटेज जो है 64.6% है। लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पर है लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 0 से 6 वर्ष के बीच जो है इनका जो है 919 जो है। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 382 लोग निवास करते हैं। यदि पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, लगभग 1106 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर वर्ग के अंदर निवास करती है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस राज्य में है, तो केरल में है। और कितने लोग हैं, तो 1084 जो है सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात वहीं पे है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात जो है किस राज्य में है, तो ये हरियाणा राज्य में है। और कितने हैं, तो 889 जो है उस पर स्त्रियाँ निवास करती हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात कौन है, तो पुदुचेरी है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात किसका है, तो ये दमन और दीव का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वहीं पे निवास करती है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व जो है लगभग दिल्ली का है, लगभग 11,000 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व जो है अंडमान निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लगभग 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो सिक्किम में लगभग 6.11 लाख जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या यानी वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है, तो उसका नाम क्या है, दिल्ली। ठीक है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो ये लक्षद्वीप में निवास करती है। ठीक है, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी उसका नाम क्या है, नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल की है, लगभग 94% है। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो ये बिहार का है, लगभग 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप में है। ठीक है,
आगे आगे हमारा प्रश्न है कि न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो दादर नागर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला जो है ठाणे जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कम जनसंख्या जिला जो है ये दिबांग घाटी में जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अधिकतम जिलों वाला जो राज्य है कौन है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें 75 जिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में। कुल रामसर साइट की जो संख्या है 89 हो गया है। 89 जो है भारत में जो है रामसर साइट है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइट जो है किस प्रदेश में है। जैसे बखीरा वन्य जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर हैदरपुर आर्द्रभूमि ये उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर जिसको हम लोग कीथम झील भी बोलते हैं ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे आगे हमारा प्रश्न है कि सरसई नावर झील ये उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में है। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। ठीक है, आगे बाधवाना आर्द्रभूमि ये भी गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये भी गुजरात में है। सोकर झील ये लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य ये महाराष्ट्र में है। कांवरतिल झील ये कहाँ है? तो ये बिहार के बेगूसराय में। ठीक है, आगे आसन संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। नांगल वन्य जीव अभयारण्य ये पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित ये पंजाब में है। कंजली झील कहाँ है? तो भी पंजाब में है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, रुद्रसागर झील ये त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में है। ओकेरा वेटलैंड्स ये जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में है। चंदेलटल वेटलैंड्स ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये सब हमारी क्या है? आर्द्रभूमियाँ हैं। ठीक है, पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। भितरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड्स ये मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड कोल ये आर्द्रभूमि ये केरल में है। सस्तकोटा झील या अष्टमुदी झील ये कहाँ है? ये भी केरल में है। ठीक है, चलिए आगे दीपोर झील कहाँ पर है? तो असम में है। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो भारत में कुल 75 रामसर साइट नहीं है फ्रेंड्स, ये 89 हो गया। ये ऑफिशियल डाटा है। हाँ, भारत में कुल जो रामसर साइट की संख्या कितनी होगी? तो 89 हो गया है। ठीक है, तथा 75वां जो हमारा बना था सालभोग आर्द्रभूमि रिजर्व ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट 21 राज्य में, तो ये तमिलनाडु में। और इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है। पहले नंबर पे 18 तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र वही। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी सन 1971 को जो है ईरान के शहर में जो है रामसर नामक स्थान पर मीटिंग किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को जो है हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी सन 1982 ईस्वी को शामिल हुआ, यानी भारत कब शामिल हुआ था? तो 1 फरवरी सन 1982 ईस्वी को जो है भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन है? तो ये यूके यानी उत्तर जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, ये सबसे ज़्यादा जो है आर्द्रभूमि वाला देश है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन है? इसका नाम कीबोग्र प्रायद्वीप है और ये कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो के यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़
चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।